गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन डायमेंशन वर्टिकल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज 3-4 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टू डायमेंशन मोशन। तो जो पहला क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ये क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को तुम पहले बार पढ़ लो और एक बार अटेम्प्ट लो। अगर नहीं सॉल्व हो तो तुम सॉल्यूशन देखना। तो पहले अपने तरीके से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो और अटेम्प्ट लो। नहीं सॉल्व हो तो सॉल्यूशन देखना। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्टोन को किसी बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है and at the same time a second stone is thrown vertically upward from the bottom of the building with a speed 20 meter per second. सपोज यही बिल्डिंग है। बिल्डिंग के बॉटम से 20 मीटर पर सेकंड से एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसी समय ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। यही सिचुएशन है तुम्हारा। क्या बोल रहा है? दे पास ईच अदर 3 सेकंड लेटर। एक दूसरे को पास कब कर रहा है? 3 सेकंड के बाद। इसका मतलब है दोनों एक ही टाइम पर ऐसा किया गया है। 3 सेकंड पर मिला तो t=0 पर ये यहाँ है और t=0 पर यहाँ है। 3 सेकंड पर पास कर रहा है तो ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा, यानी कि t=3 सेकंड का सिचुएशन ये है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना अपने को। बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। बिल्डिंग का हाइट अपने को फाइंड करना है। तो बिल्डिंग का हाइट मान लेता हूं मैं टोटल एच। अब ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है h1 और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है h2। अब तुम h1 और h2 तो फाइंड कर ही सकते हो। अगर वहां से नहीं सॉल्व कर सकते थे तो यहां से तो सॉल्व कर ही सकते हो h1 और h2। तो कम से कम यहाँ से वीडियो पॉज करके अब तुम h1 h2 फाइंड करके h का वैल्यू फाइंड कर लेना। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। याद करो, ये तो ऐसे ही लिख लूँगा। ये मैंने बताया था, अगर कोई पार्टिकल को ड्रॉप कर दूँ और t टाइम तक नीचे आया है तो वो कितना नीचे आया होगा? हाफ g/t²। याद करो, ऐसे भी देख लो ना, h=ut + हाफ g/t²। u0 जैसे देखना है तुम यहीं से स्टार्ट लो। कोई जरूरी नहीं कि रटा रटा याद होना चाहिए। स्टार्ट करो, यहां से पता चल रहा है u0 तो h कितना? हाफ g/t²। h1 कितना? हाफ g3²। यानी कितना हो जाएगा? 9/2g। अब h2 कितना? h1 तो फाइंड कर लिया, h2 कितना? h2 u पता है तो 3 सेकंड में कितना इनिशियल स्पीड पता है, टाइम पता है, तो कितना हाइट गया? h=ut - हाफ g/t²। h2 कितना? u कितना? 20। t का वैल्यू 3 सेकंड में ऐसा हुआ था। g का वैल्यू 10 रख देता हूँ। 9.8 भी ले सकते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। क्वेश्चन में अगर g का वैल्यू 10 बोला तो 10 रख लेंगे, और नहीं तो ऑप्शन दिया हो तो 10 मान के सॉल्व कर लो। उसके क्लोज जो आंसर आएगा तुम्हारे आंसर से वही आंसर होगा। समझ जाएंगे हम सिचुएशन को। तो मैं 10 मान ही लेता हूँ इसका वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? 18 मीटर h1
10, टी कितना था 3, 9 हो जाएगा। अरे यहाँ गड़बड़ कर दिया मैं, यहाँ 5 होगा ना, तो ये कितना बनेगा 45। यहाँ कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा 15। H2 15 और H1 60, सॉरी 45, तो H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा 60। H इक्वल टू H1 प्लस H2 45 प्लस 15, यह आंसर हुआ। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन जो यहां पर हाइट बताया हुआ है, जो यहां पर हाइट बताया हुआ है, एक नया तरह का क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। हाइट, सॉरी यहां हाइट पूछा था, इस क्वेश्चन में हाइट पूछा था, टाइम दे दिया था। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकता है, हाइट दे दे और बोले बताओ किस टाइम पर मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या था, टाइम दिया हुआ था तो हाइट पूछ रहा था। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि हाइट पूछ लेगा, और सॉरी हाइट गिवन रहेगा और पूछेगा किस टाइम पर मिला। तो मैं वैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा। बिल्डिंग का हाइट गिवन है, मान लो h, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता हूं। देख लो, जस्ट उल्टा करके मैंने क्वेश्चन दिया है। कब मिला था, वो टाइम दिया था तो हाइट पूछ रहा था। अब मैंने हाइट दे दिया तो मैं यहाँ पूछ लूँगा कि किस टाइम पर मीट करेगा, दोनों किस टाइम पर मीट करेगा, और इसके अलावा जिस टाइम पर मीट करेगा उस समय दोनों का स्पीड क्या होगा। तो किस टाइम पर दोनों मिलेगा और जिस समय मिलेगा उस समय दोनों का स्पीड क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों t टाइम पर मिला और इसका स्पीड v1 हो गया, इसका स्पीड v2 हो गया, और t टाइम पर मिला। दोनों एक ही समय फेंका गया, ये फेंका गया था, एक गिराया गया था। t इक्वल टू 0 पर ड्रॉप किया गया था और t इक्वल टू 0 पर ये फेंका गया था। एक ही समय दोनों इंसिडेंस हुआ है। टी टाइम पर दोनों मिला और मिलने बाद दोनों का स्पीड v1 v2 था। या ऐसे भी बोलता है लैंग्वेज में कि जस्ट बिफोर कोलिजन, हिट करने से जस्ट पहले, ऐसे भी बोल देता है लैंग्वेज। बात वही है, चाहे एक दूसरे को क्रॉस करते समय या हिट करने से जस्ट पहले, एक ही बात है। तो अपने को दोनों का स्पीड निकालना, टाइम निकालना। तो सबसे पहले तो मैं टाइम निकालता हूं, किस टाइम पर मिलेगा। तो ये कितना हाइट जाएगा ये तो बता सकते हैं ना, ये कितना हाइट चला, ये कितना चला और ये कितना चला, और दोनों मिल करके कितना चला। वैसे ही H1 H2, तुम H1 H2 लिख दोगे, H1 H2 फाइंड कर लोगे तो H1 प्लस H2 जो कि t के टर्म में आएगा, और H1 प्लस H2 को क्या बोल दोगे 20 के बराबर। तो यहाँ से t पता चल जाएगा, और t पता चल जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा।
इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से वीडियो पॉज करके तुम सॉल्व कर लेना और फिर तुम आंसर मैच करवा लेना। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। h1 कितना हो जाएगा 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h2 कितना u0 है और एक्सेशन नीचे है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो तो ये कितना है 20 है। एक सेकंड पर दोनों मिल लेगा, एक सेकंड पर मिल लेगा। अब v1 v2 भी फाइंड कर सकते हैं। v1 कितना u माइनस जी का वैल्यू 10 ले लेता हूँ, t का वैल्यू 1, 10 मीटर पर सेकंड। v2 कितना u प्लस जी टी, u प्लस जी इंटू टी। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। अब मैं दो इससे अच्छे क्वेश्चन करता हूं। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्या क्वेश्चन है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। When it has fallen by 5 meter, it has fallen 5 meter from the top. Another stone is dropped. From a point 25 meter below the top. 25 meter below the top. If both stones reach the ground, if both stones reach the ground at the same moment, then height of the tower from the ground is, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 45 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर। तो ये क्वेश्चन है, तुम भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे सिचुएशन क्रिएट करो और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइंड करना हो वो फाइंड करो। तरीका तो यही है, सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करो।
एक स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है टॉप ऑफ द टावर से। जब ये 5 मीटर गिरा, another stone is dropped when it has fallen 5 meter from the top। जब ये 5 मीटर गिर गया, another stone is dropped from a height from a point 25 meter below the top। टॉप से 25 मीटर नीचे से एक और स्टोन को ड्रॉप किया गया। If both stones reach the ground at the same moment, एक ही समय पर दोनों पहुंचा है हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या पूछा तुमसे? क्वेश्चन क्लियर हो गया? पाँच मीटर गिर गया ये, तो उसी समय 25 मीटर नीचे, टॉप से 25 मीटर नीचे से एक और स्टोन को गिराया गया। ये गिराया गया, यहाँ पर इसका कुछ स्पीड आ गया होगा क्योंकि यहाँ से ड्रॉप किए थे, तो यहाँ पर क्या स्पीड को मैं यू बोलता हूँ। इसके लिए क्यों बोल रहा हूँ कि फाइनली इस मोशन के लिए ये यू ही बनेगा। कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको यू बोल रहा हूं। करा दोनों एक ही समय में ग्राउंड पर आ रहा है, तो t=0 पर ये यहां था और ये t=0 पर ये यहां था, क्योंकि जिस समय ये 5 मीटर पहुंचा उसी समय यहां से एक स्टोन गिराया गया है, तो दोनों एक ही टाइम पर है। तो इनिशियल टाइम ये बोल देता हूं और फाइनल टाइम दोनों ग्राउंड एक ही समय पहुंचा है, तो दोनों को मैं बोलूंगा कि ग्राउंड पर t टाइम पर आ गया। ये सिचुएशन है। ऑप्शन भी मिटा दिया। हाँ, तो सिचुएशन क्लियर होना चाहिए कि जब ये 5 मीटर गिर गया उसी समय टॉप से 25 मीटर बिलो एक और स्टोन गिराया गया, मतलब दोनों एक ही टाइम पर। तो दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम पर पहुंचा, तो टावर का हाइट कितना? t=0 पर दोनों का मैंने पोजीशन दिखा दिया और t टाइम पर यहाँ। अब सिचुएशन मैंने सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, तो हो सकता है कि अब बहुत हद तक पॉसिबल है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार तुम अटेम्प्ट ले लेना, यहां से भी सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। अब कैसे कैसे देखेंगे? इसका गिरने का टाइम t, इसका भी गिरने का टाइम t। तो देखो, तो कैसे देखूंगा मैं? अगर ये 25 है, आई टोटल को h बोल रहा हूं, तो ये h-25 है। h-25 और 0 से गिराया हूं और t टाइम में यहां पहुंचा था। ऐसा तो पहले भी कर चुका हूं। u 0 हो तो h=12gt²। इसके लिए h-25 h=12gt², u 0 है, 12gt²। इसके लिए क्या लिखूं मैं? ये h-5 होगा, ये 5 है तो ये h-5, लेकिन यहाँ पर u 0 नहीं है, यहाँ पर का u अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर का u फाइंड करना पड़ेगा।
तो कैसे करूंगा, यहां पर का u कैसे फाइंड करूं, तो देखो तो डिस्टेंस पता है 5 मीटर चल करके स्पीड कितना, तो 0 से गिराओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, u 0 तो v कितना √2gh, 5 मीटर चला, 2 इंटू जी का वैल्यू 10, h का वैल्यू 5, 10 बाहर आएगा 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ये मैं कर लिया। अब देखो तो इसके लिए लगाता हूं t इक्वल टू 0 पर u 10, t टाइम पर यहां है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, ये डिस्टेंस कितना h माइनस 5, h माइनस 5 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था, मुझे t चाहिए, सॉरी h चाहिए, तो यहां मेरे पास दो अननोन है, h भी अननोन है, t भी अननोन है, तो जाहिर है दोनों अननोन फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्वाड्रेटिक नहीं लिखना चाहता, तो इसको 2 इक्वेशन करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ताकि हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाए, दिस माइनस दिस, तो क्या बच जाएगा, दिस माइनस दिस करूंगा तो 10t और दिस माइनस दिस, h माइनस 5 माइनस h माइनस 25, ये कितना हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 5 20, t इक्वल टू 1 सेकंड, सॉरी t इक्वल टू 2 सेकंड, यहां से 2 सेकंड आया, मतलब ग्राउंड पर पहुंचने में 2 सेकंड लगता है। अब ये वाला डिस्टेंस कोई एक इक्वेशन उठा लो, t तो पता चली गया, अब इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन किसी का यूज करके t का वैल्यू रखो, h फाइंड हो जाएगा, तो मैं वही करने जा रहा हूं, t फाइंड हो गया, इसी इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, t का वैल्यू 2 पुट कर दो, फ्रॉम 1 h इक्वल टू 25 प्लस हाफ g का वैल्यू 10, t का वैल्यू t स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 20 45, यही है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, इसके बाद 2 डायमेंशन मोशन करूंगा। क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डेटा में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही मिलेगा। ए बॉडी फॉल्स फ्रीली from the top of a tower and during the last second of its flight it falls 9/25
9/25 of the whole distance. Find height of the tower. A body falls freely from the top of a tower. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कोई टावर है, इसका कुछ हाइट होगा, जो भी इसका हाइट है उसका 9/25 ऑफ द होल हाइट, पूरे हाइट का 9/25 पार्ट लास्ट सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। लास्ट सेकंड करने का मतलब अगर टोटल टाइम n लगा है तो nth सेकंड, n सेकंड नहीं nth, तो मैं टोटल टाइम को t = n बोलता हूं, तो t = n-1, यही लास्ट का सेकंड का ट्रेवल है 9/25h। यही क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फॉल कर रहा था, यहीं से गिरना शुरू किया था, ये बात क्लियर होना चाहिए। यहीं से फॉल किया था, यानी कि u = 0। अगर वेलोसिटी होता तो बोलता कि थ्रो किया गया है, फॉल किया है, तो u 0। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? तो सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दिया, बोल रहा था कि ड्यूरिंग लास्ट सेकंड, तो टोटल टाइम n, तो यहाँ पर का टाइम n-1, 1 सेकंड पहले का, तो देखो तो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड हुआ, लास्ट के 1 सेकंड में इतना चला था। अब तुम इस सिचुएशन के बेसिस पर भी आंसर फाइंड कर सकते हो, यहाँ से भी तुम अटेम्प्ट ले सकते हो। तो तुम फिर से वीडियो पॉज करके यहाँ से अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना और एज फाइंड करने की कोशिश करना, बहुत आसान है। अगर मैं टोटल टाइम n बोल दिया, n सेकंड, तो देखो तो u 0 है, तो यहाँ से यहाँ के लिए तो लिख ही सकते हैं हाइट का फार्मूला, h = ut h = ut, 0 है, u 0 है, प्लस हाफ g(t²), और ये लिख लिया, और nth सेकंड का डिस्टेंस यही है, और nth सेकंड का फार्मूला तुम्हें लिखने आता है, मैंने याद करो h nth बताया था, u प्लस ऊपर से गिरा रहे हैं तो g/2 2n-1 nth सेकंड का, और nth सेकंड का डिस्टेंस कितना है, 9/25, u तो 0 है, g/2 2n-1। अच्छा, कंफ्यूजन ना हो जाए, यहाँ पर 9 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, g मैं ऐसे कर देता हूँ, अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन हैं, दो अननोन है, सॉल्व कर लो। यहाँ से तो फिर अब कोई फिजिक्स रहा ही नहीं, अब तो मैथमेटिक्स हो गया कि तुम्हें h फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ के बाद मैंने लिख दिया, तो फिर फिजिक्स ये रहा ही नहीं, मैथ हो गया। फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सॉल्व करने में ऐसे सोच चला करो, कोशिश किया करो कि कम स्टेप में आंसर आए।
मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं यहां से n का वैल्यू निकाल करके यहां डालूं तो रूट वाला चीज बन जाएगा। सॉरी, यहां से n का वैल्यू, यहां से अगर n का वैल्यू h का टर्म लिखे यहां रखूं तो h का क्वाड्रेटिक आएगा, और यहां से अगर मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दूं तो n का क्वाड्रेटिक आएगा, और फिर n का क्वाड्रेटिक आएगा तो n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो यहाँ रख देंगे। तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ, दिस अपॉन दिस, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। दिस अपॉन दिस करेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, g/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2n-1 और ये n²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25n² इक्वल टू 18n-9, 25n² माइनस 18n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से n का वैल्यू कितना बनेगा, 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, प्लस माइनस 4 18 का स्क्वायर 4ac, यहां से तो ये आ ही नहीं रहा, ये वैल्यू इससे ये वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है इससे, तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं पढ़ दिया, मैंने जो क्वेश्चन लिखाया है वो क्वेश्चन मैंने गलती से रीड कर लिया था। 9/25, 9/25 नहीं है, 16/25 है ऑफ टोटल हाइट। यहां से मैं इसका 9 लिख दिया था, ये 16 है। तो क्वेश्चन में ठीक कर लेना सिचुएशन को क्वेश्चन का, और जहां जहां मैंने लिखा था 9/25 वहां 16/25, ये सिचुएशन था, ये सिचुएशन था। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये कितना बन जाएगा 16, तो 25n² और ये बन जाएगा 32n-16। यहाँ से क्या चेंजिंग होगा, n का वैल्यू 32 माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b² माइनस 4 16 b² अपॉन 2a।
अब मैं इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम वेस्टेज हो जाएगा। इसका मैं आंसर ही बता देता हूँ ताकि तुम कैलकुलेट करके इसको देख लेना। तो यहाँ से n सॉल्व कर लोगे, n का वैल्यू फाइंड कर लोगे और n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो यहाँ रख दोगे तो h फाइंड हो जाएगा। तो मैं h का आंसर बता देता हूँ कितना है। इस एज का वैल्यू है 31.25 मीटर। ये आंसर आएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करके आंसर ना मैच करे तो मुझे एक्सप्लेन कर बताना इस बात को कि आंसर नहीं आया। आंसर आ जाएगा क्योंकि अब कोई गड़बड़ नहीं है। तो मेरी तरफ से वन डायमेंशन वर्टिकल मोशन में जितने क्वेश्चन एक्सप्लेन करने थे मैंने कर दिए। अब तुम प्रैक्टिस करके जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। और अगर इसमें तुम्हें परफेक्शन आ गया और हॉरिजॉन्टल मोशन जो मैंने पहले किया था उसमें परफेक्शन आ जाएगा तो आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, वो बहुत ही तुम्हें ईजी लगेगा, बहुत ज़्यादा। और यकीन मानो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको 2 डायमेंशन वर्टिकल मोशन भी बोलते हैं, इसी वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन से रिलेटेड है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन तुम जान रहे हो, मतलब तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है। सिर्फ मुझे हल्का सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बस दिखाना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे देखते हैं, बाकी तुम्हें सब समझ में आएगा। लेकिन अगर ये सब तुम्हें परफेक्शन नहीं आया, 1 डायमेंशन वर्टिकल मोशन, 1 डायमेंशन हॉरिजॉन्टल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो और भी दिक्कत होने वाली है क्योंकि वहाँ पर कंबाइंड मोशन पढ़ने वाले हैं। ये मोशन भी पढ़ने वाले हैं और ये मोशन भी पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करो कि पहले इसमें परफेक्शन हो जाए, 1 डायमेंशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन। तो मेरे तरफ से 1 डायमेंशन हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करके इसको परफेक्ट करो। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ 2 डायमेंशन मोशन। अब 2 डायमेंशन मोशन 2 तरीके से देखते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी देख सकते हैं और एक वर्टिकल प्लेन में, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, और अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो वे सॉल्व हो जाते हैं, बस 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाने रहते हैं। तो मैं 2-3 कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल मोशन का, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 डायमेंशन मोशन। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ 2 डायमेंशन मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। टू डायमेंशन मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सपोज ये बोर्ड का प्लेन XY प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऐसे तो ये वर्टिकल है, लेकिन इसको ऐसे समझो। XY इसको ऐसे ही समझो, Y X हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं सबसे जनरल सिचुएशन रखता हूं। मान लो कोई पार्टिकल यहां है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये इनिशियल एक्सेलरेशन है। देख लो,
दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। अभी तक वन डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन या तो सेम होता था वर्टिकल मोशन में या हॉरिजॉन्टल मोशन में, सेम होता था दोनों का या अपोजिट होता था। यहाँ पर दोनों के बीच का कुछ एंगल है। अब ऐसे मैंने इधर वेलोसिटी दिया और एक्सेलेरेशन इधर है, तो मैं कह सकता, अच्छा कुछ एंगल बताता हूँ मैं। इस एंगल को मैं 37 डिग्री बोल रहा हूँ, इस एंगल को मैं 53 डिग्री बोल रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वेलोसिटी ना x की तरफ है ना y की तरफ है, तो इसका x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है। मैं चेक करना चाहता हूँ x कंपोनेंट कितना, u cos 37, y कंपोनेंट कितना, u sin 37, एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट कितना, a cos 53, एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट कितना, a sin 53। x डायरेक्शन में मोशन के लिए x कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल, y डायरेक्शन में मोशन के लिए y कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल। तो अपने को मान लो कि पूछ दे किसी टाइम पर वेलोसिटी बताओ, तो x वेलोसिटी भी होगा y वेलोसिटी भी होगा। मान लो पार्टिकल यहाँ है, तो इसके पास x वेलोसिटी भी होगा y वेलोसिटी भी होगा, दो ही वेलोसिटी होगा। ये मैं फाइंड करूंगा इसके हेल्प से, ये मैं फाइंड करूंगा इसके हेल्प से, और नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, अगर वेक्टर में लिखना है तो vxi का प्लस vyj का है, जैसे बोल दो। पोजीशन लिखना है, कौन से पोजीशन पर पार्टिकल है, तो यहां से इतना चला मतलब x कंपोनेंट, यहां से यहां चला, जैसे भी चला हो उसका x कंपोनेंट ये, y कंपोनेंट ये, डिस्प्लेसमेंट ही तो देखते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसको दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस, x डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना, x i कैप प्लस y j कैप। मैग्नीट्यूड देखना है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट दिस। जो पूछे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, पोजीशन पूछ दे। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक्स मोशन के, एक्स मोशन जो भी फाइंड करना हो कि एक्स डिस्टेंस कितना चला या एक्स वेलोसिटी कितना है, तो इसके हेल्प से फाइंड करेंगे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाई प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहीं पर कर रहा हूँ। वाई वेलोसिटी कितना, तो इन दोनों के हेल्प से फाइंड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों मोशन के बारे में अलग अलग पहले डिस्कस करते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, पहले एक्स मोशन का हम जो भी फाइंड करना कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लगाएंगे क्योंकि दो दो मोशन है, तो एक्स मोशन लिख रहा है या वाई मोशन लिख रहा है बताना पड़ेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू एक्स कितना, यू कॉस 37, कॉस 37 4/5, ए एक्स कितना, कॉस 53, ये हो जाएगा 3/5, तो कितना हो जाएगा ये 3/5a। अब किसी समय मुझे t टाइम पर वेलोसिटी चाहिए, vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, 4/5u प्लस 3/5a t। vy कितना, जो टाइम रहेगा, जितना टाइम पर पूछेगा वो टाइम पुट करके vx फाइंड कर लेंगे। जैसे मैंने ax फाइंड किया, जैसे vx फाइंड किया, वैसे मैं vy भी फाइंड कर सकता हूं।
पहले मैं x फाइंड कर लेता हूँ इसी में, x में x कितना चला, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना 4/5 है, 4/5 यू टी प्लस हाफ 3/5 ए टी स्क्वायर। x इतना चला, वी एक्स इतना बना। वैसे ही बोलेंगे फॉर, ये फाइंड कर लिया, फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग तो यू वाई लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे। स्पेस नहीं है, मैं इसको रब नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे ही यू वाई ए वाई लिख लूँगा, फिर वी वाई फाइंड करूँगा, वाई फाइंड करूँगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो वाई मोशन के अलाउंस के लिए क्या लिखता, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना 3/5, 3/5 यू प्लस 4/5 ए टी। वाई कितना यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये कितना 3/5 यू टी प्लस हाफ 4/5 ए टी स्क्वायर। अब जो चीज फाइंड करने के लिए बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना पार्टिकल का टी टाइम पर, या कोई पर्टिकुलर टाइम बोल देता 2 सेकंड, तो 2 सेकंड टी के जगह पुट कर देते हैं हर जगह जहां जहां भी टी है। 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये एक्स और ये वाई फाइंड कर लेता और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बनता। तो टी का वैल्यू पुट करके अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो यहाँ से एक्स फाइंड कर लेते, यहाँ से वाई फाइंड कर लेते, और डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट लिखना होता तो कैसे लिखते, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते, वाई का वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते। अब मान लो अपने को यहां पर 2 सेकंड पर स्पीड पूछता, तो नेट वेलोसिटी कितना वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स यहां से फाइंड कर लेता, वी वाई यहां से फाइंड कर लेता, जो भी वैल्यू आता मान लो ये आता। वेक्टर में पूछता ऐसे ही छोड़ देता, मैग्नीट्यूड पूछता ये करता। अब इसी क्वेश्चन में मान लो ये पार्टिकल जो ओरिजिन पर मैंने रखा था, ये ओरिजिन पर ना होता, ओरिजिन पर ना होता, इधर कहीं दे देता x नॉट y नॉट। ये पहले से बता देता, कुछ वैल्यू इसका होता जो भी होता, मैं x नॉट y नॉट, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी वैसे ही बोल देता, एंगल वगैरह सारा वही। तो क्या पॉसिबल चेंजिंग करता, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में याद करो, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स नॉट 0 क्यों था, क्योंकि यहां पहले से ओरिजिन पर था, तो मैं लिखा नहीं था, ओरिजिन पर था। x कैसे लिखते थे हम लोग, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ऐसे लिखते थे, तो एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन तो ओरिजिन पर था, तो एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो जाता 0, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। अगर कुछ होगा x कोऑर्डिनेट तो फिर यहाँ x कोऑर्डिनेट भी बनेगा, और वैसे यहाँ पर कुछ इनिशियली यहाँ पर था तो यहाँ पर y नॉट भी बनता। अब डिस्प्लेसमेंट पूछता, डिस्प्लेसमेंट देख लो, अगर यहां से जो मैंने
ये पूछा है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब पहले से कहीं पर है, कोई कोऑर्डिनेट पर, ओरिजिन पर नहीं है, यहाँ कहीं है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बनने जा रहा, ये पोजीशन बनेगा, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। और जब ओरिजिन पर था तो कोऑर्डिनेट बोलो या डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ गया तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो ये कैसे देखोगे, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो जब किसी और पोजीशन पर हो, ओरिजिन के अलावा किसी और पोजीशन पर हो, तो ये लिखते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं देता, ये पोजीशन बताता है, कौन से पोजीशन पर है। मतलब पोजीशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये बात ध्यान रखना कि ओरिजिन पर रहे इनिशियली तभी ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कहीं और रहे तो ये डिस्प्लेसमेंट ना बन के पोजीशन बन जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना भी है तो देखो ना, एक्स नॉट को इधर ले आओ, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यही है, एक्स माइनस एक्स नॉट, और वाई माइनस वाई नॉट, ये वाई माइनस वाई नॉट, वाई की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट, एक्स की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पहुंचा है मतलब यहाँ से ये चला, एक्स डिस्प्लेसमेंट ये, वाई डिस्प्लेसमेंट ये, नेट डिस्प्लेसमेंट ये। तो आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करूँगा, जिसको 2 डायमेंशन वर्टिकल मोशन कहते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो तुम्हारे बोर्ड में इससे रिलेटेड तुम्हें एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा, और वो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोजेक्टाइल से भी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन वर्टिकल मोशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए यही ख़त्म करता हूँ।